हेलो बच्चों। हमने अब तक ये समझा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है, साथ ही अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या राइट्स दिए गए हैं, ये अब तक हमने फर्स्ट से लेकर सेकंड चैप्टर तक में समझ लिया था। अब हम आगे देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमने ये तो देख लिया कि जब भी कोई वैल्यू निकालना होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज की हम किस तरह से वैल्यू डिराइव करते हैं, कब हम इंटरमीडियरी गुड्स को जानबूझ के हटा देते हैं जिससे कि हमें फाइनल वैल्यू मिल सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में और उम्मीद है इस क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इशू होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, इतने से तो समझ में आ ही रहा होगा कि जो चीज एक सिस्टमेटिक वे में है वो ऑर्गेनाइज्ड है, और जो सिस्टमेटिक वे में नहीं है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी आप मोटा मोटी इतना डिफरेंस पकड़ लीजिए, धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम इसमें और डिटेल में समझना शुरू करेंगे। एक तरह से इसका मतलब है कि हम एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे हमने एक्टिविटीज को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में बांटा था, किस आधार पर बांटा कि प्राइमरी है तो एग्रीकल्चर होगा, सेकेंडरी है तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, टर्शियरी है तो सर्विस सेक्टर होगा। हमने इस आधार पर बांटा था। अब हम इसे सेक्टर को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में बांटेंगे। ठीक है, और ये समझेंगे कि जो वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, कि इस किस तरह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांटते हैं। आपके आसपास जो भी काम हो रहा है, मान लीजिए आपके आसपास घर बन रहा है, कोई लेबर काम कर रहा है, आप स्कूल जा रहे हैं, आपके टीचर्स काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं जैसे केवीज जैसे स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, आप वैसे स्कूल में जा रहे हैं या आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो जो केवीज के टीचर हैं, जो सरकारी टीचर हैं, उन्हें क्या कहेंगे, जो प्राइवेट में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको क्या कहेंगे। ठीक है, हम अब आप कहेंगे बच्चों के बारे में कोई बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, मतलब जो पैसा कमाते हैं। अभी आप किस पॉपुलेशन में हैं, आप डिपेंडेंट पॉपुलेशन में हैं, आप अपने मदर फादर पे डिपेंड हैं, क्योंकि जो आपके घर की इकोनॉमी है वो आपके पेरेंट्स से चल रही है और आप उनके पैसों पर आश्रित हैं। और वो आपको जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले जो सर्विसेज आपको मिल रही है, यानी कि टीचर्स आपके जो सर्विस दे रहे हैं, कोई सुबह आपको आपके स्कूल तक छोड़ने जाता होगा। अगर पेरेंट्स जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप बस से जाते हैं या आप ट्रॉली से जाते हैं, टेम्पो से जाते हैं, आप किसी भी व्हीकल से जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या है, सर्विस है। उस सर्विस के बदले आपके पेरेंट्स पैसा देते हैं। फिर जब आप स्कूल जाते हैं वहां भी आपको क्या है, सर्विस दी जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उस एजुकेशन को, वो एजुकेशन आपको मिले, इसके लिए आपके पेरेंट्स आपके स्कूल को फीस जमा करते हैं। फीस क्या है, मॉनेटरी फॉर्म, इकोनॉमी, पैसा जमा करते हैं, उसके बदले फिर आपको पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो एक्टिविटीज हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिससे पैसा आना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ये क्या है, हम कांता की स्टोरी सुनेंगे। कौन, कांता बाई, नहीं बाई नहीं है, केवल कांता नाम है। तो हम कांता की स्टोरी सुनेंगे, समझेंगे। यहाँ पे कांता एक ऑफिस में काम करती है। ठीक है, वो अपने ऑफिस में 9:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक रहती है। अब एक फर्क देखिएगा, आप स्कूल में अगर सुबह 6 या 7 बजे जाते हैं, 2 या 3 बजे जब भी आपकी छुट्टी होती है आप घर चले जाते हैं। लेकिन जो आपके टीचर्स हैं वो कई बार आपसे पहले स्कूल आते हैं और आपके बाद में स्कूल जाते हैं। आपके घर जाने के बाद भी घंटे 2 घंटे वो रुकते हैं। और ऑफिस के जो टाइमिंग्स हैं वो हमेशा 10 से 12 घंटे के बीच ही होते हैं। उसके क्या नॉर्म्स होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, या क्या हो सकता है। अगेन
9:30 से 5:30 बजे तक, सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक कांता की ऑफिस टाइमिंग है। साथ ही उसकी जो सैलरी है वो रेगुलरली उसे हर महीने के अंत तक मिल जाती है। सैलरी मतलब जो भी वो काम करती है उस काम के बदले जो उसे भुगतान दिया जाता है वो उसे हर महीने समय से मिल जाता है। ठीक है। सैलरी के अलावा उसे प्रोविडेंट फंड मिलता है रूल्स के हिसाब से, जो कि गवर्नमेंट ने तय किया है। अब ये क्या भला है, भला प्रोविडेंट फंड क्या है? तो अगर हम बेसिकली बात करें प्रोविडेंट फंड की, अगर आप बात कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, किस लिए? कि जो भी लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनको उनकी सर्विस के बदले सैलरी दी जाएगी, साथ में कुछ फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। ठीक है, आपको ये बात समझना होगा। अभी हम इसको और थोड़ा आगे लेके जाएंगे, कैसी फैसिलिटीज की बात हो रही है, क्यों जरूरत है, हम दें कि ना दें, अभी ऐसे सवाल पे भी हम आएंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि उसे सैलरी तो देंगे, प्रोविडेंट फंड भी देंगे। ऐसे मान लीजिए कि एक फंड है जो इकट्ठा रहता है, सैलरी के अलावा वो भी बाद में आपको दिया जाएगा। साथ में उसको मेडिकल सर्विसेज मिलेगी और अदर अलाउंसेस मिलेंगे। मेडिकल सर्विस से क्या मतलब है कि अगर आप बीमार होंगे तो आपकी जो भी आपका खर्चा आएगा वो खर्चा सरकार उठाएगी। ठीक है, और साथ ही कांता को छुट्टी मिलती है, संडे के दिन वो ऑफिस में नहीं जाती है, और ये उसका पेड हॉलीडे होता है। पेड हॉलीडे से मतलब क्या है? अब यहीं पे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का मतलब समझिए कि जिस दिन आप काम नहीं करते उस दिन भी आपको सैलरी मिल रही है क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं। आपके घर में अगर काम वाली बाई आती है, क्या आप उसे छुट्टी देते हैं? या फिर वो जिन जिन जगहों पर काम करती है उसे कितनी बार छुट्टी मिलती है, महीने में कितनी छुट्टी मिलती है, ये एक बार पता करिएगा, है ना। अपने आसपास जब लोगों को देखिएगा, कोई रिक्शा वाला आपको मिले, ई रिक्शा चलाने वाला मिले, तो उससे पूछिएगा कि भैया आप छुट्टी कब लेते हो और कैसे आपका जीवन चलता है, कैसे आपका काम चलता है, तो आपको थोड़ा जीवन के बारे में समझ होगा। किताबों को सिर्फ पढ़ना नहीं होता, सिर्फ रटना नहीं होता, जीवन को लेकर के एक गहरी समझ विकसित करना होता है, बाद में यही चीजें आपको काम में आएंगी। जब उसने काम ज्वाइन किया तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया जिसमें टर्म्स ऑफ कंडीशंस थी। टर्म्स एंड कंडीशंस की मतलब हम ये शर्तें रखते हैं, इन शर्तों के आधार पर आपको काम करना होगा। वो जो सारी शर्तें लिख के दी गई हैं उन शर्तों के अनुरूप आपको काम करना होगा। ठीक है, अब हम दूसरी कहानी देख रहे हैं। अभी हमने कांता की कहानी देख ली, क्या देखा मोटा मोटी समझ लीजिए। ऑफिस में काम करती है सुबह 9:30 से लेकर 5:30 बजे तक, सरकार की तरफ से उसे प्रोविडेंट फंड मिला है, मेडिकल फैसिलिटी मिली है, साथ ही संडे में उसे पेड हॉलीडे मिला है। जिस दिन वो काम नहीं करती उस दिन भी उसको पैसा मिलता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। अब इस बात की क्या कीमत है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब इसके बाद हम कमल की कहानी समझेंगे। ये कांता की फोटो दी है और ये बगल में कमल की फोटो दी है। अब कांता और कमल के आधार पर आप समझने की कोशिश करिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये सिर्फ सेक्टर की बात नहीं है, ये आपके आस पास मौजूद हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है कि उसका जीवन कैसा है। अब हम बात करते हैं कमल की। ठीक है, कमल कौन है? ये कांता का नेबर है, डेली वेज लेबरर है। कहाँ पर? बगल की एक ग्रोसरी शॉप में। मतलब डेली वेज से मतलब है दिहाड़ी का मजदूर। मतलब जिस दिन आप काम करेंगे उस दिन उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, रोज दैनिक काम करने के आधार पर मिलेगा। अभी हमने कांता को देखा था कि वो संडे को काम नहीं करती फिर भी उसे पैसा मिलता है, लेकिन कमल के साथ क्या है कि वो अगर काम नहीं करेगा तो उसे पैसा नहीं मिलता।
वो सुबह 9:30 बजे जाता है दुकान पर और काम करता है 8 बजे तक रात में, ठीक है। वो दुकान में जाता है, सुबह 7:30 बजे जाता है और शाम, मतलब शाम क्या, रात ही हो गई, रात को 8 बजे तक काम करता है। अब फर्क देखिए, कांता क्या करती थी, 9:30 जाती थी, 5:30 तक काम करती थी। इसके साथ क्या है कि ये सुबह 7:30 जाता है और रात को 8 बजे तक करता है। साथ ही इसे किसी तरह का कोई अलाउंस नहीं मिलता। अभी हमने क्या देखा था कि कांता को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेड सैलरी मिलती है, लेकिन कमल को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो जिस दिन काम नहीं करता उसे पैसा नहीं मिलता, साथ ही किसी तरह की छुट्टी नहीं है और ना ही कोई पेड हॉलीडे है। अगर तुम छुट्टी करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी। साथ ही कोई भी फॉर्मल लेटर उसको नहीं दिया गया जो कि उसे उसकी नौकरी की शर्तें बताता हो। साथ ही उसके एम्प्लॉयर उसे किसी भी समय ये बोल सकते हैं कि हमारा काम हो गया, अब तुम छुट्टी पे जाओ, है ना। तो क्या हमने अंतर देखा कांता और कमल में? अब अगर हम समझें तो ये बहुत से लोगों की कहानी है, ये लोगों के जीवन की कहानी है कि जब आप ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेगुलर काम नहीं कर सकते। अब आप मान लीजिए आप कह रहे हैं कांता और साथ में आप कह रहे हैं कमल। अब ये दो लोगों की जीवन साइकिल है, ठीक। ये एक व्यक्ति की जीवन साइकिल है और ये दूसरे व्यक्ति की जीवन साइकिल है, ठीक है। मैं इसको आपको थोड़ा अलग ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लीजिए ये व्यक्ति अभी कितने साल का है, 25 साल का है। धीरे धीरे ये क्या होगा, 35 का होगा, ये फिर 45 का होगा, धीरे धीरे ये 55 का होगा, फिर ये 60 का हो जाएगा। तो ठीक वही सिचुएशन यहाँ पर भी बनेगी। अब इस सिचुएशन में क्या फर्क आता है मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने एज ग्रुप देख लिया, मोटा मोटी मान लीजिए किसी को 25 साल की उम्र में नौकरी मिली। अब यहाँ पर फर्क ये आ रहा है कि कांता को उसके काम से नहीं निकाला जा सकता। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में फर्क समझिए। इसके पास क्या है, सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी क्या है कि मुझे काम से नहीं निकाला जाएगा। तो अगर आपको बेयर मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अब आपको रोटी तो मिल रही है क्योंकि पैसा आ रहा है, अब आपको मकान खरीदना है। तो यहाँ रहने वाला व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है ये क्या कर सकता है, अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट वाले में, ये लोन ले सकता है। ये व्यक्ति लोन ले सकता है क्योंकि इसे पता है कि मेरे पास लगातार पैसा आएगा, मुझे निकाला नहीं जाएगा, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और मैं धीरे धीरे करके पैसा चुका दूंगा। अब हम जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ बैठा व्यक्ति लोन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो मान लीजिए 10 साल का लोन अपने ऊपर करा लेता है तो उसे पता नहीं है कि जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसे कब निकाल देगा। तो इसे कभी भी, कमल को कभी भी काम से निकाला जा सकता है। दूसरा, एज अ ह्यूमन आप लगातार क्या 30 दिन स्वस्थ रहते हैं, क्या आप लगातार 365 दिन स्वस्थ रहते हैं? नहीं, एज अ ह्यूमन ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन जब भी आप बीमार होंगे तो इसको क्या मिल रहा है, इसको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो एक इंसान होने के तौर पे आप तो कभी भी बीमार भी हो सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, लेकिन कांता को फैसिलिटीज मिली हैं, कमल को किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिली है। और साथ ही कांता अगर बीमार है तो उसे पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे पेड लीव का ऑप्शन है। क्या है, पेड लीव का ऑप्शन है। और इसकी हम बात करें तो इसके पास अगेन फिर कुछ नहीं है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति, अगर आप बीमार होते हैं, खांसी जुकाम होता है, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन समय लगता है ना उठने का, तो हम कह रहे हैं कि तुम बीमार हो तो तुम्हें फैसिलिटी हम देंगे,
ठीक। लेकिन तुम बीमार हो, तुम्हें हम कोई फैसिलिटी नहीं देंगे, तुम बीमार हो या तो आके काम करो, नहीं तो हम तुम्हारा पैसा काटेंगे। अब यही बात है, ये बेचारा घर भी नहीं ले पाया क्योंकि इसको डर था कि इसे कभी भी निकाल देंगे। ऊपर से ये बीमार है और उसके बाद इसके ऊपर खर्चे हैं, लाइबिलिटीज हैं घर के, परिवार के, तो या तो ये काम करेगा और या तो फिर इसका पैसा कटेगा। भाई इसके पास पेड हॉलीडे नहीं है, यहाँ वाले पे है पेड लीव है, लेकिन इसको नहीं मिला। तो ये डिफरेंस है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। तो अब आप बीमार हैं तो भी आपको जाकर के काम करना है। साथ में जब हम एज की बात करेंगे तो इसकी एज धीरे धीरे बढ़ेगी, एज बढ़ने के साथ क्षमता कम होगी, लेकिन इसका पैसा बढ़ेगा। इसके पास एक सीमित आय होगी, मतलब इसे पता है कि मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसका एम्प्लॉयर इसे, जिसने भी इसको काम पर रखा है, जब चाहे निकाल सकता है। और साथ में मान लीजिए एक मजदूर है, काम करता है, जिसे 50 किलो की चीनी की बोरी अपने कंधे पर ढोना है और ट्रक में रखना है, और इसने पूरे जीवन वही काम किया है। तो जब ये जवान है तब तो ये काम करने में सक्षम है, लेकिन जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, 45, 50, 55 की एज क्रॉस करने लगेगा, तो क्या ये इतना ही बलवान रहेगा? नहीं रहेगा। या मान लीजिए ये ईंटा ढोता है, तो इसकी जब उम्र बढ़ेगी तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, कोई नया व्यक्ति आ जाएगा, जो युवा होगा वो इसकी जगह ले लेगा। तो ये फर्क है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। यहाँ आपको रटना कुछ भी नहीं है। अगर आप जीवन को थोड़ा सा समझ लें, अच्छे से देखें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे सोसाइटी में हो रहा है और क्या होना चाहिए। इसके लिए आपके पास एक ओपिनियन जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो अब ना मेडिकल फैसिलिटी है ना लीव है। अब इधर मान लीजिए कि एक समय के बाद कांता है, फीमेल है, ये मान लीजिए एक समय के बाद प्रेग्नेंट होगी, इसके बच्चे होंगे, तो इसको मैटरनिटी लीव मिलेगी। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई महिला लेबर है, उसको कोई लीव नहीं मिलेगी। उल्टा जितने समय, जिस ड्यूरेशन में उसका प्रेगनेंसी पीरियड होगा, उस पीरियड में हो सकता है उसे काम से निकाल दिया जाए, दोबारा वो दूसरी जगह उसे काम ढूंढना पड़े, और काम किया भी जाए तो वो उस काम को करने की स्थिति में नहीं है, तो उस ड्यूरेशन में उसे पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती है निचले तबके के लोगों के लिए, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो ये जो डिफरेंस है ये बेसिक है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि यहाँ बैठे व्यक्ति को बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जबकि यहाँ बैठे व्यक्ति को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। इसीलिए हर आदमी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना चाहता है। सरकारी नौकरी के लिए जो इतनी मारा मारी है हमारे देश में, वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना चाहते हैं, बस। तो अब हम वापस से लौटेंगे कहाँ? अपनी किताब की तरफ। ये यहाँ पे हमको क्या बता रहे हैं? अब हमने कांता और कमल की स्टोरी के माध्यम से चीजों को समझ लिया। ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सिक्योरिटी है वो आप मांग सकते हैं, आपको मिलेगी, आपका अधिकार है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। कांता कहाँ काम करती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको कवर किया जाता है जो इंटरप्राइजेस हैं या प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। ऑर्गेनाइज सेक्टर से सीधा मतलब है वहां पे जहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होती हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना है, कितना करना है। अब जैसे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, अब आप किसी ग्रोसरी में जाकर के काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे कह सकता है लाओ मेरे लिए पानी ले आओ, मुझे पानी पिला दो। कोई कह सकता है मेरे कपड़े ठीक कर दो। कोई आपसे अपने पर्सनल काम करवा सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप नहीं करवा सकते क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। आप एक मानव की गरिमा के विपरीत उससे काम नहीं करवा सकते क्योंकि वहां टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं। आप चपरासी से चपरासी का काम करा सकते हैं, आप शिक्षक से चपरासी का काम नहीं करा सकते, और अगर कराएंगे तो फिर उसके लिए कानूनी और वैधानिक प्रावधान है। अब हम जब पॉलिटी में जाएंगे तो उन चीजों को समझेंगे कि कैसे हमारा संविधान हमें सुरक्षा देता है, और उस सुरक्षा को हासिल करने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ती है।
क्योंकि स्टेट की मशीनरी काम कर रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टेट की मशीनरी में बैठा हर व्यक्ति नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी ले। खैर, ये पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। अभी हम इकोनॉमिक्स में हैं। तो इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब है कि आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में टर्म्स कंडीशंस दिए गए हैं, उसके बाहर जाके आपसे काम नहीं करवाया जा सकता। उसमें जो मेंशन है वही आपसे करवाया जाएगा, उसके अलावा करवाएंगे तो आपके पास अपने अधिकार हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एटसेट्रा। इन सिंपल लैंग्वेज, आप किसी व्यक्ति से कितने घंटे काम कराएंगे ये बात स्पष्ट तौर पर मेंशन है, उससे ज़्यादा आप नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाला आपके लिए काम कर रहा है तो आप उससे गधा मजदूरी करवाने लगेंगे। ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब है कि एक न्यूनतम राशि तय होगी, इतना आपको देना ही है। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति से आप 10 घंटे काम करा रहे हैं, उसको 50,000 दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से आप 12 घंटे काम करा रहे हैं, उसको 30,000 दे रहे हैं। और इसलिए क्योंकि दूसरे व्यक्ति से आपकी खुन्नस है, इसलिए आप उसे कम पेमेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता। तो जिसको जितना पेमेंट देना है आप उतना ही देंगे, और उससे कम आप नहीं दे सकते। ज़्यादा देना है दे दीजिए, लेकिन कम नहीं दे सकते। तो इस तरह के जो नियम हैं वो बने होते हैं। साथ ही ज्वाइनिंग के और नौकरी छोड़ने के अपने फॉर्मल प्रोसेस होते हैं। ऐसे नहीं है कि बस आपको रखा और कुछ बताया नहीं गया, उसका एक फॉर्मल पूरा प्रोसेस होगा जब आपको रिक्रूट किया जाएगा। और अगर आपको निकालना है, आपको जाना है, तो उसका भी पूरा फॉर्मल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप बस आए और चले गए। ऑर्गेनाइज सेक्टर का यही मतलब है कि हर चीज़ एक प्रोसेस के तहत है। तो जब आप एक प्रोसेस के तहत आएंगे तो कोई भी आपको यूं ही नहीं निकाल सकता। ठीक। साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एम्प्लॉयड नहीं होते, वो अपने से ही काम करते हैं, वो भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट के साथ। जब आप गवर्नमेंट के साथ खुद को रजिस्टर करेंगे तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को काम करना पड़ेगा। हाल ही में जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो फॉलो करना होगा कि इतनी जगह आपको आगे देनी है, इतनी जगह पीछे देनी है, यहाँ आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है, यहाँ फायर सेफ्टी मेजर्स रहेंगे, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हो। मतलब आप कोई चीज बना रहे हैं, बिल्डिंग बना लीजिए, ऑफिस बना लीजिए, लोगों को काम पे रख लीजिए, सब कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में होगा अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं। और रजिस्ट्रेशन भी उसी का एक हिस्सा है। साथ में जो भी लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके पास एक सिक्योरिटी रहती है कि आप उन्हें यूं ही नहीं निकाल सकते। अभी जो हमने कांता वाले केस में देखा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कभी भी निकाला जा सकता है। कंपनी कह दे कि आज शाम से आपको नहीं आना है तो मतलब आप नहीं जाएंगे, कि अब आप कोई और रोजगार ढूंढिए। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं तो आपको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप चले जाइए। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं कि जो समय आपको दिया गया है उतने ही घंटे आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे जबरदस्ती ज़्यादा काम कराएंगे। और अगर वो ज़्यादा काम कराएंगे तो उसके लिए वो आपको ओवर टाइम का पेमेंट देंगे। मतलब जितने घंटे काम करने के लिए आप अनुबंधित हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट जितने घंटे काम करने का है उसके बदले जो आपको पेमेंट मिलती है, अगर उन घंटों से ज़्यादा आपसे काम कराया जाएगा तो उसका पेमेंट आपको दिया जाएगा। साथ ही कुछ अदर बेनिफिट भी मिलते हैं। अदर बेनिफिट क्या है? आपको पेड लीव मिलती है कि जिस समय आप काम नहीं करते उस समय भी आपको पेमेंट दिया जाता है। ठीक है।
पेड लीव मिलती है ताकि आप जाइए घर परिवार के साथ आराम से हॉलीडे मना के आइए। आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, मतलब जब आप रिटायर होंगे तो भी आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। इसीलिए पेंशन को लेकर के हमेशा से काफ़ी बातचीत होती रही है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर जो मैंने अभी आपको स्केल बना के दिखाया था कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे, पूरी जवानी तो आप काम करने लायक हैं, मतलब जब तक आप जवान हैं, जवान इन द सेंस कि जब तक आपके शरीर में ताकत है तो आप 60 साल तक तो आराम से काम करेंगे। लेकिन 60 साल के बाद की परिस्थिति में आपको क्या करना है, और मान लीजिए जब आप काम करने लायक नहीं रहेंगे तो आप उम्मीद करते हैं कि सरकार हमको पैसा दे जिससे हम घर बैठे बैठे भी अपनी ज़रूरतों को पूरी कर पाएँ, इसीलिए पेंशन को लेकर के मांग चलती है। साथ में जब आप काम करते हैं तो सरकार आप ही का कुछ पैसा डिडक्ट करके बाद में उसे डबल करके देती है। ये सारी फैसिलिटीज़ दिया जाता है। साथ में मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है, आप बीमार हैं तो आप अस्पताल जाइए, आपका मुफ्त में इलाज होगा, आप अपना कार्ड बनवा लीजिए। और वहीं अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, आपको एक छोटी सी बीमारी भी हो गई, आजकल किसी को मलेरिया और डेंगू भी अगर हो जाए तो पता चला 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे ही खर्च हो जाता है। मतलब मेडिकल इमरजेंसी आपके पूरे बजट को बिगाड़ने का काम करती है, क्योंकि आपने कुछ प्लान किया था कि अगले 1 साल में मुझे ये करना है, ऐसे करना है, और घर में बच्चों की पढ़ाई इतना है, सारी चीज़ें इतना है, आपका घर का ईएमआई इतना हो गया, बाकी चीज़ों की ईएमआई हो गई, सब कुछ मिलाने के बाद इतना पैसा मेरे पास सेविंग्स में रहेगा। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी आ जाने से वो पैसा आपके हाथ से चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मेडिकल बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं मिलता है। साथ ही फैक्ट्री मैनेजर को ये तय करना पड़ेगा कि प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर हो, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट हो, और महिलाओं को सुरक्षा मिले। इसको लेकर के भी काफ़ी जोर है, अलग अलग गाइडलाइंस हैं कि जब महिलाएं काम कर रही हों तो उनको ऑफिस में सुरक्षा मिले, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट हो, जाने के लिए प्रॉपर क्लीन टॉयलेट्स हों, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी फैसिलिटीज़ इंश्योर करनी होती है। साथ में पेंशन भी मिले। तो ये जो ऊपर अभी तक हमने पढ़ा, ये सब की सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलने वाली सुविधाएं हैं। साथ में कमल है, ठीक है, कमल क्या है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के सबसे बड़ी जो समस्या है, ये हमेशा से स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं। स्मॉल मतलब छोटी है, मान लीजिए कोई आदमी ने शॉप खोल रखा है, उस शॉप में 4 लोग 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उसको वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। एक बड़ा ऑफिस या एक बड़ा स्कूल, बड़ा हॉस्पिटल, ये सब चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। लेकिन एक छोटे, जब तक वहाँ पर कुछ गलत नहीं होता तब तक वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि हमारे अधिकार कितने हैं, सरकार के अधिकार कितने हैं, और कब सरकार अपने अधिकारों को लेकर के किसी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो यूनिट्स हैं वो बड़ी स्मॉल और स्कैटर हैं, बिखरी हुई हैं, हर जगह बिखरी हुई हैं। तो उनको आप कैसे कंट्रोल करोगे? एक छोटी सी दुकान है, उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, तो अब वो व्यक्ति जो मालिक है वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। अगर वो किसी को काम पे रखना चाहेगा रखेगा, किसी को नहीं रखना चाहेगा नहीं रखेगा, पैसा कम देना होगा कम देगा, और अगर कोई बाहर आप जाके शिकायत करोगे वो काम से निकाल देगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यही सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। रूल्स रेगुलेशंस हैं लेकिन वो फॉलो नहीं होंगे। मान लीजिए किसी ने आपसे थोड़ा गलत व्यवहार किया, खराब ढंग से बात किया, चिल्ला के बोला, या कुछ और काम करने को बोला, या मान लीजिए आपने सोचा 8 घंटे काम करेंगे, वो आपसे 9-10 घंटे काम करा रहा है, आप बाहर शिकायत करने जाएंगे, वो व्यक्ति आपको काम से ही निकाल देगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही यहाँ पर कोई भी
प्रोविजन नहीं है ओवर टाइम के लिए। अभी मैंने वही बात कहा कि आप बीमार हैं, कुछ हैं, तो आपको अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर पेड हॉलीडेज नहीं होती हैं, पेड लीव हॉलीडेज नहीं होती हैं कि आप ये कहें कि मैं बीमार हूँ मुझे पैसा दिया जाए। आपको कहा जाएगा कि आप काम पर आए हैं तभी पैसा मिलेगा, अगर आप नहीं आते तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको कोई पेड हॉलीडेज नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। और जब काम नहीं है तो हो सकता है आपको काम से निकाल दिया जाए। मान लीजिए किसी सीजन में काम बढ़ गया, तो जब काम बढ़ गया का मतलब, मान लीजिए कि साड़ी की दुकान है, ठीक, लगन का सीजन है तो काम बढ़ गया, तो जो दुकान का मालिक है उसने 2 लोगों से बढ़ा करके 3 लोगों को और रख लिया, टोटल उसके पास 5 हो गए। अब तक 2 लोग थे, लेकिन जैसे ही शादियों का सीजन ऑफ हुआ साड़ी की सेल अपने आप घट गई, तो अब उसके पास क्या है, लोग सरप्लस हो गए, उसे जरूरत ही नहीं है, उतना काम ही नहीं आ रहा। तो दुकानदार क्या करेगा कि उसने जो 3 लोग रखे थे उनको फिर निकाल देगा, फिर वापस 2 बचे। अब जो 3 लोग रखे गए उन्होंने 2-3 महीने तो पैसा कमा लिया, लेकिन बाकी महीने वो खाली हाथ रहेंगे। अब क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपको सीजनल वर्क की वजह से निकाल दिया जाए। मतलब यहाँ पर ज्यादा चीजें एम्प्लॉयर के ऊपर हैं, जिसने आपको काम पर रखा है उसके हाथ में बहुत सी चीजें हैं और वो तय करेगा कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करे। ये बात ध्यान रखिए। इस सेक्टर में बहुत ही भारी मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो एम्प्लॉयड हैं अपने स्मॉल जॉब्स करके। जैसे आप जितने भी लोग दुकान, मतलब आप मान लीजिए घर से निकले, रोड पे एक तरफ से जितने भी ठेले लगे हैं मार्केट में, फुल्की वाला हो, चाट वाला हो, आपका मिठाई की दुकान हो, या आपकी छोटे छोटे चूड़ी उड़ी बेच रहा हो, या 10-10 रुपए वाला सामान बेच रहा हो, या आपकी चाउमीन से लेके मोमो से लेके जितने तरह के ठेले लगे हुए हैं, ये सब के सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। मार्केट में जो शॉप्स हैं वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उनकी लाइफ साइकिल क्या है, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? उनकी लाइफस्टाइल क्या है, कभी इसके बारे में आपने सोचा है? तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है इसे देखा है? तो ये सब के सब आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, जो लोग अपना पैसा कमाने के लिए अपना ही कोई काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप किसानों की बात करें, जब उन्हें जरूरत होती है तो लेबरर हायर करते हैं, जब उन्हें जरूरत नहीं होती तो वो लेबरर को नहीं रखते। यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो जरूरत पर निर्भर करती है। अगर जरूरत है तभी कोई व्यक्ति रखेगा, और नहीं जरूरत है तो वो निकाल देगा। भाई वो अपनी जेब से तो पैसा नहीं देगा ना। तो आज हमने ये समझ लिया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, 2 लोगों की कहानियों के माध्यम से। अब हम अगली क्लास में समझेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वर्कर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब तक हमने समझा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या फैसिलिटीज मिलती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या फैसिलिटीज नहीं मिलती, और लोगों की लाइफस्टाइल इन दोनों सेक्टर्स के अकॉर्डिंग कैसी होगी, ये हमने अब तक देखा। इसके बाद अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो पहले से प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाए ये अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।